निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है। ज़्यादातर अच्छे स्टॉक्स के वैल्यूएशन आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हम जैसे रिटेल निवेशकों के मन में एक ही सवाल है, क्या अब पैसा लगाने में बहुत देर हो चुकी है? क्या हर चीज़ महंगी हो चुकी है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बाजार कितना भी महंगा हो, हमेशा कुछ ऐसे हिडन जेम्स होते हैं जिन पर बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र हमेशा बनी रहती है। ये वो कंपनियां हैं जो मजबूती से ग्रो भी कर रही है और असल में थोड़ी अंडरवैल्यूड भी होती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम 3 ऐसे स्टॉक्स का गहराई से पोस्टमार्टम करेंगे जो 2026 के लिए अंडरवैल्यूड ग्रोथ स्टॉक की लिस्ट में सबसे ऊपर है। हम इनके वैल्यूएशंस, इनके भविष्य की ग्रोथ फैक्टर्स, इनके कॉन्स और किन लेवल्स पर इनमें वैल्यू दिखती है, सब पर बात करेंगे। और तीसरा स्टॉक हमारा पर्सनल फेवरेट है, तो अंत तक बने रहिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये कोई बाई या सेल की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। हमारी लिस्ट का पहला स्टॉक एक पीएसयू बैंक है। और पीएसयू बैंक का नाम सुनते ही कई लोग भाग जाते हैं, लेकिन यही वो गलती कर रहे हैं। कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के होते हुए ये एक छोटा सा पीएसयू बैंक ही क्यों? इसका जवाब इसके नंबर्स में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले इसके वैल्यूएशंस पे बात करते हैं। आज की तारीख में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पी रेशो सिर्फ 7.5 के आसपास चल रहा है। जी हाँ, 7.5। वहीं इसका पीवी रेशो भी 1.6 के आसपास है। ये एक ऐसे बैंक के लिए बहुत सस्ता है जो ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ इसकी असली कहानी शुरू होती है। अभी आए Q2 के नतीजों में बैंक का नेट प्रॉफिट 23% बढ़कर 1,433 करोड़ हो गया है। और ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, आज इस बैंक का नेट एनपीए सिर्फ 0.18% रह गया है। जी हाँ, 0.18%। ये लगभग न के बराबर है। और इनका प्रोविजन कवरेज रेशो 98% से ऊपर है, मतलब बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बैंक का आरओई 19% से 22% के बीच है, जो इसे भारत के टॉप प्राइवेट बैंकों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। बैंक अभी तक महाराष्ट्र में ही केंद्रित था, लेकिन अब प्रोजेक्ट 321 के तहत वे महाराष्ट्र के बाहर 321 नई ब्रांच खोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। तो चलिए अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर स्टॉक में रिस्क तो होता ही है। तो इसका पहला रिस्क है पीएसयू टेक। यह अभी भी एक सरकारी बैंक है, तो सरकारी दखल अंदाजी या पॉलिसी में बदलाव का रिस्क हमेशा बना रहता है। इसमें दूसरा रिस्क है डिपॉजिट की लड़ाई। क्योंकि सभी बैंक तेज़ी से लोन बांट रहे हैं, तो डिपॉजिट के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जैसा हल्का असर नेट इंटरेस्ट इनकम पर दिख सकता है। तो चलिए अब सही वैल्यू एंट्री पॉइंट देखते हैं। ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक में एक साथ पैसा लगाना सही नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है बाई ऑन डिप्स। अगर ये 50 से 55 के लेवल के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक भी एक पीएसयू है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी लो एस्क उत्पादक कंपनी है। नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी की वैल्यूएशन इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि इस कंपनी का पी रेशो सिर्फ 9 से 9.5 के बीच में है, जबकि इसकी सेक्टर की दूसरी कंपनियों का पी रेशो 40 से 50 के पार है। यह कंपनी एक कैश मशीन है। आज की तारीख में एनएमडीसी का डिविडेंड यील्ड 4.4% से ज़्यादा है। मतलब एफडी से ज़्यादा तो ये कंपनी आपको सिर्फ डिविडेंड से ही कमा कर दे सकती है, और ग्रोथ अलग से। तो अब इस स्टॉक में भविष्य में ग्रोथ क्यों आ सकती है, यानी इसके ग्रोथ फैक्टर्स पे बात करते हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब स्टील की डिमांड बढ़ेगी, और स्टील बनाने के लिए आयरन और चाहिए, जो एनएमडीसी देता है। ये एक डायरेक्ट प्ले है। कंपनी में Q2 में 1,694 करोड़ का शानदार प्रॉफिट कमाया है। इनकी प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम लगातार बढ़ रही है। मैनेजमेंट का लक्ष्य 50 मिलियन टन सालाना प्रोडक्शन का है, जो एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। कंपनी अब सिर्फ माइनिंग नहीं कर रही, बल्कि अपने स्टील प्लांट के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी जा रही है। कंपनी अपनी लागत कम करने के लिए डिजिटल माइनिंग पर फोकस कर रही है, जिससे भविष्य में मार्जिन और सुधरेंगे। स्टॉक्स में रिस्क देखें तो पहला रिस्क है साइक्लिकल सेक्टर। ये सबसे बड़ा रिस्क है। कमोडिटी सेक्टर साइक्लिकल होता है। अगर दुनिया भर में आयरन और की कीमतें गिरती है तो इसका प्रॉफिट सीधे सीधे कम हो जाएगा। दूसरा रिस्क है सरकारी पॉलिसी।
क्योंकि ये माइनिंग कंपनी है, इसलिए सरकार की रॉयल्टी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी और पर्यावरण पॉलिसी का इन पर सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे स्टॉक्स को तब खरीदना चाहिए जब सब इनसे डर रहे हो, लेकिन अभी 9 के पी पर भी ये महंगा नहीं है। इसमें आपका रिस्क काफ़ी हद तक 4.4% के डिविडेंड से कवर हो जाता है। ये एक वैल्यू डिविडेंड स्टॉक है जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और इनकम के लिए रखा जा सकता है। और अब हमारी लिस्ट का तीसरा स्टॉक है MGL यानी महानगर गैस लिमिटेड। यह एक स्टेबल मोनोपोली बिजनेस है। MGL मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में PNG यानी घरों की गैस और CNG यानी गाड़ियों की गैस की सप्लाई करने का लगभग मोनोपोली बिजनेस है। ये स्टॉक पिछले 1 साल से ज़्यादा नहीं चला और इसलिए ये एक आकर्षक बन गया है। MGL का पी रेशो सिर्फ 12 से 13 के बीच है। अब इसकी तुलना इसके करीबी कॉम्पिटिटर जैसे IGL से करें, जिसका पी रेशो लगभग 18 के पास है। यानी MGL अपने ही सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी से साफ साफ सस्ता मिल रहा है और इसका डिविडेंड यील्ड भी लगभग 2.4% के आसपास है, जो कि इस सेक्टर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब इस कंपनी में ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी अगले 2 सालों में 1100 से 1300 करोड़ का बड़ा कैपेक्स करने जा रही है। वे 80 से ज़्यादा नए CNG स्टेशन और हज़ारों किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ये क्लियर ग्रोथ का एक सिग्नल है। और हाल ही में गैस की कीमतों में नरमी आने से कंपनी के मार्जिन में भी सुधार हुआ है। Q1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 29% बढ़ा है। कंपनी अब लगातार नए डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को भी जोड़ रही है। तो अब इस स्टॉक से जुड़े रिस्क भी जान लेते हैं। पहला रिस्क है CNG स्लोडाउन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ियों की कीमत बढ़ने से CNG गाड़ियों की ग्रोथ में हल्की सी सुस्ती आई है। ये एक रिस्क है जिस पर नज़र रखनी होगी। दूसरा रिस्क है EV थ्रेट। ये एक लॉन्ग टर्म रिस्क है। 10 से 15 साल बाद जब EVs पूरी तरह से हावी हो जाएंगी तब CNG का क्या होगा। हालांकि PNG का बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला। और तीसरा रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइस। यह नेचुरल गैस की ग्लोबल कीमतों पर निर्भर करता है और सही वैल्यू एंट्री पॉइंट्स देखें तो ये स्टॉक पिछले 3 से 6 महीनों में एक करेक्शन फेज में है, जो इसे एक बेहतरीन वैल्यू एंट्री कैंडिडेट बनाता है। ये स्टॉक आपको रॉकेट वाली तेजी नहीं देगा, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को एक कछुए की तरह लगातार और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यह एक स्टेबल ग्रोथ स्टॉक है। तो दोस्तों, ये है हमारे 2026 के लिए 3 अंडरवैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स, जिसमें से पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यह एक एग्रेसिव ग्रोथ वाला बैंक है जो अपनी क्लास में सबसे सस्ता है। दूसरा NMDC, ये एक वैल्यू और हाई डिविडेंड वाला स्टॉक है जो भारत की इंफ्रा स्टोरी पर एक सुरक्षित दांव है। और तीसरा MGL, ये एक स्टेबल मोनोपोली बिजनेस है जो करेक्शन के बाद एक आकर्षक वैल्यू पर मिल रहा है। और हाँ, याद रखिए, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती। आपको इन स्टॉक्स को खरीद कर भूलना नहीं है, बल्कि इन्हें ट्रैक करते रहना है। ये तीनों अलग अलग बास्केट से हैं और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद कर सकते हैं। तो अब हमारा फाइनल और सबसे ज़रूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल के लिए है। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च पूरी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। आपको इन तीनों में से कौन सा स्टॉक सबसे दमदार लगा, या क्या आपके रडार पर कोई और अंडरवैल्यूड स्टॉक है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपकी नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।